हम तो ज़माना तालिब इल्मी के दौरान अमूमी तौर पर एक नारा लगाया करते थे कि जनाब गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। और ये नारा जिस वक़्त मैं तालिब इल्म था और उस वक़्त ये जो सोवियत यूनियन और अफ़गान जंग ये बहुत ही ज़्यादा अरूज पे थी, और पाकिस्तान में जनाब ज़ियाउल हक साहब का इस्लाम ज़िंदाबाद का नारा भी बहुत ही ज़्यादा अरूज पे था। उस वक़्त इस नारे का मानी और मफ़हूम बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। इस नारे को मुझे अपनाने या इस नारे के हवाले से जो एक बैकग्राउंड है वो किसी दिन किसी और वीडियो में आपकी खिदमत में रखूँगा। अलबत्ता आज ये नारा मुझे एक अखबारी रिपोर्ट देख कर याद आया कि क्या पाकिस्तान की एक ऐसी सियासी जमात जो ना सिर्फ इस बात का दावा करती है कि जनाब हमसे ज़्यादा पॉपुलर कोई नहीं है, हमसे ज़्यादा मकबूल कोई नहीं है, और उसके रहनुमा और उसकी सियासी जमात के गुब्बारे से हवा किस तरीके से निकल रही है उसके बारे में तो ये बात ही कही जा सकती है कि कैसा अरूज और कैसा जवाल। कल लाहौर की मवेशी मंडी, काना मवेशी मंडी में जनाब पॉपुलैरिटी का जनाजा उठाया गया, और आज एक इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने इखलाकी मेयार का जनाजा इतनी धूमधाम से उठाया है जनाब कि कानों को हाथ लगाने को दिल करता है। और इसके साथ साथ जो बसीरत थी मौलाना इसरार अहमद मरहूम साहब की, हाफिज सईद मरहूम की और मौलाना फजलुर रहमान साहब की, उसकी तो दाद देने को दिल करता है कि जिस वक़्त ये यहूदी प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हो रहा था, जिस वक़्त इमरान खान साहब को गोल्ड स्मिथ फैमिली पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर रही थी, इन अकाबरीन ने ना सिर्फ इस खदशे का फौरी तौर पर इदराक किया था बल्कि इन लोगों ने तो इस बात का बरमला इजहार भी कर दिया था कि पाकिस्तान बहुत जल्द एक यहूदी तजर्बे की, यहूदी लॉबी के तजर्बे की अम्माजगा बनने जा रहा है। और फिर चश्मे फलक ने ऐसा होते देखा भी कि पाकिस्तान के अंदर इसी यहूदी लॉबी का जो कामयाब तजर्बा था उसके नताइज पाकिस्तान को भुगतने पड़े। और अब इसके हवाले से जो सीक्वेंस है वो अब एक एक करके सामने आ रहा है कि किस तरीके से जनाब इस यहूदी प्रोजेक्ट को ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया बल्कि इसके ज़रिए कुछ मफादात को हासिल करने की भी कोशिश की। ये आर्टिकल जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ जो यरूशलेम पोस्ट के अंदर छपा है, ये एक बहुत ही ज़्यादा तवील आर्टिकल है। अलबत्ता इस आर्टिकल के चंद नकात मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ ताकि आपको इस बात का अंदाज़ा हो कि प्रोजेक्ट इमरान खान को लॉन्च करने वालों ने किस चीज़ के ऊपर बेट लगाया था और किस तरीके से चलते फलते पाकिस्तान के फलते फूलती मईशत को, हंसते बसते पाकिस्तानी माशरे को एक ऐसे तजर्बे की भेंट चढ़ा दिया जिसके नतीजे में यहूदी लॉबी को अपना एजेंडा आगे बढ़ाने का मौका मिला। यरूशलेम पोस्ट अपने इस आर्टिकल के अंदर इस बात का इंकिशाफ करते हैं कि इमरान खान इसराइल का हामी है और पाकिस्तानी फ़ौज का मुखालिफ है, और इसका सबूत हमें 9 मई से पहले और अब तक इमरान खान साहब के मुख्तलिफ बयानात से मिलता है कि किस तरीके से इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज को नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं, ये जानते हुए कि पाकिस्तान की सालमियत की ज़मानत पाकिस्तान की फ़ौज है। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान की फ़ौज कमज़ोर होती है तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान कमज़ोर होगा, या पाकिस्तानी फ़ौज को कमज़ोर करने की कोशिश पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश होगी। और अगर इसी तराजू में बात में आगे बढ़ाऊँ कि पाकिस्तानी फ़ौज या पाकिस्तानी फ़ौज से मुंसलिक इदारों पर हमला करना भी पाकिस्तान पर हमला करने के मुतरादिफ है, तो ये कहना कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। और इसी यहूदी प्रोजेक्ट ने पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ भी करके दिखाया। दूसरा, वो इस बात का इजहार करते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसराइल के खिलाफ अवामी सतह पर सख्त सियासी बयानबाजी की, लेकिन अंदर खाते इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। इमरान खान ने इसराइल के हम ख्याल सियासतदान हैं, यानी इमरान खान के जो दांत हैं वो हाथी के दांतों की तरह हैं, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ। दिखाने के लिए इमरान खान साहब एक मॉडरेट पॉलिटिशियन भी हैं और एक इस्लाम पसंद पॉलिटिशियन भी हैं। दिखाने के लिए इमरान खान साहब रियासत मदीना के दाई भी हैं, और हकीकत में इमरान खान साहब की आयला मलिक और हाजरा खान और दीगर लोगों के साथ जो गुफ्तगू है वो मंजर आम पर आ चुकी है। और इस गुफ्तगू के अंदर इमरान खान साहब किस इखलाकी पैमाने पर नजर आ रहे हैं ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं। और अगर इस पर भी यकीन नहीं आता
تو یہ جو عدت کیس ہے، اس عدت کیس کے اندر لطیف کے بیان کی جو مصدقہ نقول ہیں وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عمران خان کی حقیقت کیا ہے۔ اس پہ بھی یقین نہیں آتا تو عمران خان صاحب کا جو حقیقی زندگی ہے اس کا ہلکا سا اشارہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے دیا تھا کہ کس طریقے سے مرید جو ہے وہ مرشد کے گھر جاتا ہے، مرشد کو پٹاتا ہے، مرشد کو گھر سے نکالتا ہے، مرشد کے ساتھ شادی کرتا ہے اور اس مرشد کو طلاق دلواتا ہے۔ یہ ہے وہ اخلاقی معیار جو عمران خان کسی بھی شریف آدمی کے گھر جا کر ادا کرتا ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی حالیہ انتخابات میں خاطر خواہ کامیابی پاکستان اسرائیل تعلقات کا اثر نو جائزہ لینے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ یعنی عمران خان صاحب کو ان انتخابات کے اندر جتنی بھی کامیابی ملی ہے یا ان کو جتنی بھی میڈیا ہائپ ملی ہے فارم 45 یا فارم 47 کے تناظر میں، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کے اوپر عمران خان کی جتنی بھی پروجیکشن ہوئی ہے اس کے پیچھے جناب مال متا اسرائیل سے ہی آ رہا ہے۔ اور جو کچھ عمران خان صاحب کی الیکشن کیمپین کا خرچہ ہوا، جس طریقے سے عمران خان نے سوشل میڈیا کیمپین چلائی، جس طریقے سے عمران خان نے ٹارگٹ آڈینس کو جو ہے وہ اٹریکٹ کیا، متعلقہ اپنے ووٹر تک پہنچے اور اس کو اپنے ساتھ اٹیچ کیا، یہ سب کچھ بغیر پیسے کے ممکن نہیں تھا۔ اور اس کے لیے عمران خان صاحب کو جو پیسہ دیا گیا تھا اس آرٹیکل کے مطابق وہ جناب اسرائیل نے دیا تھا۔ ہو گئی جو تسلی کہ ہلے ہور دسا اور سنو۔ اسرائیل کا یہ جو اخبار ہے یروشلم پوسٹ، یہ آگے چل کے لکھتا ہے کہ پاکستان کی اسرائیل دوست خارجہ پالیسی کے اسٹریٹجک فوائد تھے، لیکن پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے عمران خان کو مضبوط مزاحمت کا سامنا تھا۔ یعنی اسرائیل کا اخبار اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ پاکستان اگر اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو ڈیولپ کرتا ہے، جس کے لیے عمران خان صاحب اور اسرائیلی لابی آپس کے اندر الائنڈ تھے، تو اس کے نتیجے میں پاکستان کو کچھ اسٹریٹجک فوائد حاصل ہو سکتے تھے۔ پاکستان کے اندر معیشت میں استحکام آ سکتا تھا، امریکہ پاکستان کو سپورٹ کر سکتا تھا، عرب ممالک کے اندر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے پاکستان کے اس پیش رفت سے ان کے اوپر بھی اثرات ہوتے، اور قطر اور متحدہ عرب امارات کی طرح سعودی عرب کے اوپر بھی پریشر ڈیولپ ہوتا کہ جناب وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرے، اور اس چکر کے اندر اسرائیل پاکستان کی بھرپور مالی مدد کرتا۔ یعنی عمران خان کا ہر ایک فیصلہ، ہر ایک پولیٹیکل انگیجمنٹ کا تعلق جا کر مال پانی سے ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ البتہ اس بات کا اعتراف اسی آرٹیکل کے اندر کیا گیا کہ دیٹ واز اسٹیبلشمنٹ آف دی پاکستان، دیٹ واز پاکستان آرمی، جس نے عمران خان کے اس ایجنڈے کے راستے میں رکاوٹ کو کریٹ کیا، اور یہ وہی خوف تھا جس کی بنا پر عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے اس ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں ناکام رہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ ہی ہے جس نے طویل عرصے سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر آنے سے روکا ہے۔ مسئلے کے حل کے لیے موجودہ سیاسی قیادت کو بدلنا ہوگا، اور ایسے میں عمران خان کا کلیدی رول ہوگا۔ یعنی اگر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دباؤ بڑھتا ہے جو کہ عمران خان کے ذریعے بڑھ سکتا ہے، تو یہ دباؤ کا بڑھنا انفیکٹ اسرائیل کے لیے ایک بہت ہی زیادہ منفعت بخش کام ہوگا، کیونکہ اس کے نتیجے میں عمران خان اقتدار میں آئے گا۔ عمران خان کے اقتدار میں آنے کے بعد عمران خان سڑکوں پر آ کر بے شک اس بات کا موقف اختیار کرے گا کہ اسرائیل بڑا دشمن ہے، اسرائیل بڑا فلانا ہے، اسرائیل بڑا ٹمکانا ہے، اسرائیل کے ساتھ کسی طرح کے تعلقات استوار نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر اسرائیل جو ہے وہ غزہ کو سپیس دے گا، غزہ کے مسلمانوں کو کسی نہ کسی سے اکاموڈیٹ کرے گا، دو قومی نظریہ یا دو ریاستی فارمولہ جس کا ذکر خود عارف علوی صاحب نے کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے وڈرا کر لیا تھا، یہی وہ دو ریاستی فارمولہ ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب نے اسرائیل کو گو ہیڈ دیا ہے کہ جناب جتنی بھی تھوڑی یہ جگہ ہے 2-4 کنالاں وہ دے دو فلسطینیوں نوں، باقی اسرائیل دا سانو تے کوئی اعتراض نہیں، بس مال پانی، یہ مال پانی کا چکر ہے جناب۔ اور اسرائیل اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ جناب اگر یہ تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں تو امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کا آنا ضروری ہے، اور پاکستان کے اندر پاکستانی ٹرمپ کا آنا ضروری ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور پاکستانی ٹرمپ، ان کا جو کامبو ہے اس سے اسرائیل کا کام جو ہے وہ آسان ہوگا۔ اور اس بات کا ذکر وہ ان الفاظ میں کرتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں واپسی پاکستان اسرائیل کے تعلقات کے عمل کو تیز کر سکتا ہے، یعنی یہ استدلال ان کا درست ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے پاکستان کو اہم اقتصادی فوائد بشمول زراعت، سائبر سیکیورٹی اور دفاع اور ممکنہ مالی سرمایہ کاری سے حاصل ہوں گے۔
यानी पाकिस्तान को इसके नतीजे में इसराइल को अगर तस्लीम कर लिया जाएगा तो उसके लिए आसानियाँ होंगी। ये वो दाना है जो इनफैक्ट इमरान खान को डाला गया। अलबत्ता अगर आप गौर करें, जिस तरीके से मैंने आपसे कहा ना कि ये गुब्बारे से हवा निकल रही है, ये जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं, थोड़े दिन पहले भी एक इसराइली ब्लॉगर ने एक वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल लिखा था और उस आर्टिकल के अंदर भी उसी इसराइली ब्लॉगर ने इसी बात का जिक्र किया था कि इमरान खान वो सीढ़ी है जिसके ज़रिए इसराइल पाकिस्तान के अंदर दाखिल भी हो सकता है और इसराइल पाकिस्तानी हुकूमत को के ज़रिए जो है वो कबूलियत की सनत हासिल करते हुए पाकिस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात को इस्तवार कर सकता है। और अब इस खबर की तस्दीक इस ये जो यरूशलेम पोस्ट है इसके ज़रिए सामने आई। तो इसका मतलब अगर मैं आसान अल्फाज के अंदर आपको समझाऊं कि पाकिस्तानी अवाम को लग ऐसे रहा है जैसे समझ आ गई। वो गौर व्हाट्सएप में एक ट्वीट मैंने थोड़े अर्से पहले देखा था, उनका शायद ये जिस वक्त लाहौर का जलसा हो रहा था, गौर व्हाट्सएप आ गया था। बड़े शरारती आदमी हैं, उनके वीलॉग्स भी माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा ये जो तफरी से लिबरेज होते हैं। उनके ट्वीट्स के अंदर भी इस तरह का कोई ना कोई लुच वो डेफिनेटली फ्राई करते हैं, उसकी आदत है, वो लुच फ्राई किए बगैर नहीं रह सकता। उनका ये ट्वीट मैंने देखा, बड़ा एक सत्र का ट्वीट था, उसके अंदर वो लिखते हैं कि लाहौरी धोखे से खोता खा सकते हैं लेकिन खोते से धोखा नहीं खा सकते। और ये जो मवेशी मंडी के अंदर हुआ था ये इसी बात का अमली सबूत था कि धोखे से खोता तो खा लिया लेकिन अब खोते से धोखा खाने का जो फैसला है वो सामने आ गया कि जनाब असी खोते को धोखा नहीं खाना। ये है वो मकबूलियत जो जिसका ग्राफ बतदरीज डाउन ट्रेंडेड है और इसके अंदर भी कोई दो राय नहीं कि हर गुजरता वक्त लोगों के सामने इस बात को रख रहा है कि 15 साल के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान ने कौन सी दूध और शहद की नहरें बहाई हैं, किस तरह की गवर्नेंस की है, वहाँ पर लोगों को कौन सी बुनियादी सहूलतें मिली हैं, बजाय इसके कि लोगों को सहूलियात मिलती सिर्फ सोशल मीडिया प्रोपोगेशन के लिए 4000 अरब रुपए का कर्जा सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के ऊपर इमरान खान साहब की तरफ से लाद दिया गया है। और उसका बेशतर हिस्सा सिर्फ ये जो वीडियो लॉगिंग और वीडियो लॉगिंग से वाबस्ता अफराद को जो है वो अकोमोडेट करने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया गया है। चंद एक ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनको वजीफा जो है इतराफ़ भी हुआ था कि जनाब हम ईद पे जाते थे तो हमें 5 लाख रुपया मिलता था सिर्फ वहाँ से ईदी के तौर पर। और इसी तरीके से ये ईदी मुईद पीरजादा का तो सरकारी डॉक्यूमेंट्स में है कि उसकी वेबसाइट जिसको कोई जानता नहीं था उसको 12 करोड़ रुपए की ग्रांट मिली थी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये कहाँ से जारी थी? ये इसी चक्रों से जारी थी जनाब, इसी तरीके से आ रहा था। तो उनको भी इस बात पर अलाइन किया गया था कि आगे चल के पाइन सब कुछ ऐसी गुडी गुडी कर लेंगे, हर एक चीज़ को हम अकोमोडेट कर लेंगे, आपने घबराना नहीं है। और ये जो घबराना नहीं की इस्तिलाह है ये भी इसी चक्कर के अंदर मार्ज़ वजूद में आई थी। और मुझे ऐसे लगता है कि जिस तरीके से इमरान खान की मकबूलियत का और उसकी पॉपुलैरिटी का को लाहौर के अंदर मवेशी मंडी के अंदर जिस तरीके से उसका धूम से उन्होंने उसको रुखसत किया है, उसका जनाजा निकला है, बिल्कुल वैसे ही यरूशलेम पोस्ट के इस आर्टिकल ने इमरान खान की पॉलिटिकल सोच और इमरान खान की दो अमली को ना सिर्फ आश्कार किया है बल्कि इमरान खान की इखलाकी पोजीशन को भी ज़मीन बोस कर दिया है, बल्कि इमरान खान को पाताल में उतार दिया है। और मुझे इस बात के भी अब काफ़ी इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि इस तरह की जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं इसकी रोशनी में इमरान खान साहब के सियासी ताबूत को ना सिर्फ अब मुकम्मल तौर पर सील पैक कर दिया जाएगा बल्कि आने वाले दिनों में इस तरह के इंकशाफात की रोशनी में इमरान खान के ख़िलाफ़ मुझे ऐसे लगता है कि शायद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट या जो पाकिस्तान के सरकारी मफादात को नुकसान पहुँचाने, सफारती ताल्लुकात, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इस जैसी भी कोई कार्रवाई हो सकती है। मुझे ऐसे लगता है इम्कानात हैं और इस तरह की चीज़ें जो सामने आ रही हैं ये भी इसी बात की तरफ इशारा कर रही हैं। अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया।